हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 14 और हम लोग स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर के होमवर्क से। ठीक है, चलो होमवर्क नंबर 17। अ सैंपल ऑफ CaCO3 इज 80% प्योर। तो एक सैंपल है आपके पास CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि 80% प्योर है, मतलब 100% प्योर नहीं है। देखो एग्जाम में जब तक आपको ऐसा मेंशन नहीं करे, ठीक है, तब तक आप मान के चलेंगे कि वो 100% प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है 80% प्योर है। 25 ग्राम ऑफ दिस सैंपल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ HCl। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड एट 1 atm एंड 0 डिग्री C। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि CaCO3 से HCl का जो रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग देखे थे, हमने बताया भी था कि आपको रिएक्शन याद रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको इसका इक्वेशन दे ही दे। ठीक है, क्या था रिएक्शन? CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करके, बोलो, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, यही था ना। अब CaCO3 है कितना? 25 ग्राम, बट वो 100% प्योर नहीं है, वो 80% ही प्योर है। बाकी इम्प्योरिटी होगा कुछ, और HCl एक्सेस में। तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? देखो क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड नहीं दिया है, ठीक है, ये एक्सेस में, ये ज्यादा है, तो ये तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा ना और ये फिनिश, तो रिएक्शन स्टॉप। तो जब तक ये है तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा, जब ये फिनिश तब ये भी बनना, मतलब प्रोडक्ट बनना स्टॉप। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम लोग सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है। चलो, ये बैलेंस है क्या? ये 2HCl होगा। अब क्या दिया हुआ? 80% प्योर। तो ये बताओ, प्योर जो CaCO3 होगा वो रिएक्ट करेगा या इम्प्योरिटी रिएक्ट करेगा? बताओ। चीनी के केस में, शुगर के केस में हमने देखा था, कुछ अगर इम्प्योरिटी है, या दाल में अगर आप मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो वो पार्ट तो आपको दाल में कंसिडर नहीं होगा ना। चीनी के केस में हमने देखा था कुछ इम्प्योरिटी था, कुछ पत्थर था, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे जो भी इम्प्योरिटी है, स्टोन वगैरह जो भी, तो वो तो काम नहीं आ रहा था हमको, तो उतना माइनस कर देते थे। यहाँ भी वही करेंगे। CaCO3 80% प्योर है, और है कितना? ये 25 ग्राम। तो 25 ग्राम टोटल है ना, तो उसमें प्योर कितना है? जो प्योर होगा वही रिएक्ट करेगा। तो बताओ, प्योर CaCO3 कितना होगा? 80% है, तो 25 इंटू 80% मतलब 80/100, ये कितना आएगा? ये आया कितना? 20 ग्राम, यही ना होगा। इसका मतलब 20 ग्राम ही है प्योर। तो जो प्योर है वही रिएक्ट करेगा, इम्प्योर तो करेगा नहीं, इम्प्योरिटी तो करेगा नहीं। तो CaCO3 जो है, अब कैसे फाइंड करेंगे हम CO2? तो ये कोफिशिएंट जो है, ये क्या है? ये मोल का रेशियो है। तो ये मोल रेशियो है, और यहाँ बैलेंस किया हुआ है। अब देखो, हर बार हम Na/A ये सब की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस अगर यूज किए तो कभी कभी ज़्यादा आसान हो जाता है। वो Na/A से, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का जो हमने मेथड देखा था, उससे ज़्यादा इजी डायरेक्ट मेथड भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये 1 और ये भी 1, हमको यही ना फाइंड करना है, तो दोनों का रेशियो सेम है, तो यहाँ पर बहुत आसान है काम। हमको वो Na/A वो सब यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका मोल कितना होगा?
ये तो मास है ना, मोल नहीं है ना। इसका मोल बताओ, मोल ऑफ CaCO3 कितना, इसका मोल 20 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा CaCO3 का, हमने बोला भी था। अब याद रखो, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ये होता था कितना 100, तो कितना होगा मोल 20/100 मतलब 0.2। ये आ गया मोल CaCO3 का। अब ये 1:1 रेशियो में है, ठीक है। तो जितना मोल ये हो उतना ही फॉर्म होगा ये, हमको बाकी से मतलब ही नहीं, हालांकि सब 1 में ही है, सबका रेशियो 1 ही है। आप अगर Na/A से गए तो इसका कोफिशिएंट जो है ये CaCO3 का, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही आएगा 0.2। और फिर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला से भी वही आएगा। हम डायरेक्ट ही इसको यूज कर सकते हैं, तो क्यों उतना टेंशन ले। बताओ मोल आ गया ये, बट क्या पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, 1 atm एंड 0 डिग्री C। 0 डिग्री C मतलब कितना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 केल्विन होगा। तो ये STP ही तो है। तो STP पर कितना होता है 1 मोल का, 1 मोल का वॉल्यूम गैस का, बोलो 22.4 लीटर। तो कितना मोल है ये, CaCO3 आया 0.2। अब बोलोगे CO2 तो पता नहीं हमको। अरे तो ये 1 और ये 1 रेशियो तो सेम ही है, 1 से 1 ही बन रहा है, तो जितना मोल ये है उतना ही वो बनेगा। तो CO2 का मोल कितना फॉर्म होगा, CO2 मोल ऑफ CO2 फॉर्म कितना होगा, जितना ये है उतना ही 0.2। हम ओनली प्योर ले रहे हैं। आप अगर डायरेक्ट 25 ग्राम ले लिए, उसमें इम्प्योरिटी भी है, कितना इम्प्योरिटी है 5 ग्राम, तो टोटल लेंगे तो वो भी एक ऑप्शन देता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। चलो ये आ गया मोल, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इस कंडीशन पर, ये STP है एक्चुअली, एट STP लिख दो, या आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, 1 atm एंड 0 डिग्री C कितना होगा, 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो इतना मोल का कितना, इतना इंटू 0.2 इंटू 22.4 मतलब कितना, ये होगा 4.48 यही ना होगा लीटर, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लिखो। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट होमवर्क पर। इसमें क्या पूछा है, और द रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली 2.5 मोल ऑफ FeNO3 होल थ्राइस मतलब फेरिक नाइट्रेट एंड 3.6 मोल ऑफ Na2CO3 इज टेकन, ठीक है। इफ 6.3 मोल NaNO3 is obtained, then percentage yield of reaction is। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको 2.5 मोल फेरिक नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है 3.6 मोल। उसके बाद NaNO3 कितना दिया हुआ है 6.3 मोल, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डेटा है ये है ऑब्टेन्ड, मतलब ये सोच के बताओ ये प्रैक्टिकल है या थियोरेटिकल, सोच के बताओ। ये डेटा जो दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये प्रैक्टिकल है, ऑब्टेन मतलब रियल में ऑब्टेन हुआ होगा, यही ना। चलो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो दोनों रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है, अब इस बार कोई एक्सेस में नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक एक्सेस में, तो दोनों का डेटा दिया हुआ है, तो हमको देखना पड़ेगा ना फिर कि कोई ऐसा तो नहीं है कि लिमिटिंग है। अगर कोई लिमिटिंग होगा, कोई लिमिटेड होगा तो वो पहले खत्म हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप, तो हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो पता है अपने को, ठीक है। 2.5 मोल है ये
मोल ही दे दिया है, मास दिया ही नहीं है, तो टेंशन और भी कम है। तो Na/A याद करो और Nb/B दोनों से हम चेक करके कंपेयर कर लेंगे। बताओ 2.5 मोल ये है Na, मतलब इसका मोल, और ये है इसका मोल, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो ये Na/A जो आएगा ये कितना आएगा, मतलब इसके लिए ये आएगा कितना 2.5/2, मतलब 1.25, यही ना आया। और Nb/B मतलब इसके लिए हम B यूज कर रहे हैं। बताओ Nb/B कितना आया, इसका मोल है कितना 3.6 और कोफिशिएंट 3, ये कितना आया 1.2। बोलो दोनों में कौन बड़ा है, ये टर्म। इसका मतलब ये जो है लिमिटेड है। क्लियर, ये है ना लिमिटेड, देखो ना दोनों में ये 1.2 है और ये 1.25 है, तो इसका मतलब ये लिमिटेड है। यहां तक क्लियर है। तो ये अगर लिमिटेड है तो ये पहले खत्म हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा कुछ बचा रहेगा, तो हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब आप Nb/B ये लिमिटिंग रिएजेंट जो आया ये, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते, नहीं तो यहीं पर ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये एक्सेस में, तो ये आ गया Lr लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं या कॉमन सेंस से भी आप हैंडल कर सकते हैं इसको। तो क्या पूछ रहा है आपको, परसेंटेज यील्ड। तो NaNO3 जो है कितना बढ़ना चाहिए, पहले कितना थ्योरेटिकली आना चाहिए, पहले वो तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हम सोच रहे हैं कि आना चाहिए और रियल में कितना आया। तो रियल में जितना आया उससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा वो थ्योरेटिकली। ये प्रैक्टिकल है ना, तो ये प्रैक्टिकल है। तो ये रियल में इतना आया है बट थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताओ मोल ऑफ NaNO3 के, ये मोल जो होगा NaNO3 का जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो कितना आना चाहिए। बोलो, अगर ये सब नहीं पूछता तो हम मान के चलते, अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता परसेंटेज यील्ड का, तो हम मान के चलते कि ये 100% जो है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो डायरेक्ट जो आंसर आता वही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। तो पहले थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि आना चाहिए कितना। तो बताओ मोल ऑफ NaNO3 कितना होगा। डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं कॉमन सेंस से, या मेथड से भी सोच सकते हैं। मेथड से अगर सोचे तो ये टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1.2 जो भी बोलो, दोनों में से कोई भी लो, बात एक ही है। इसको क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सीधा है। या लॉजिक से भी चल सकते हैं, कैसे, 3 से बन रहा है 6, मतलब इसका डबल ही ना है, यही ना। तो ये कितना है 3.6, तो ये जब खत्म होगा तो इसका डबल बनेगा, इसका डबल कितना होगा 7.2। तो डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं। ये सब सिंपल बेसिक मैथ है। ये चैप्टर में आप 50% से ज़्यादा मैथ ही है, केमिस्ट्री बहुत कम है। हाँ, आगे के चैप्टर्स जो आएंगे उसमें थोड़ा केमिस्ट्री ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथ है। ठीक है, इसलिए नीट वाले को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कभी कभी, और इतना भी कोई डेंजर मैथ नहीं है, 9-10 तक का इसमें कैलकुलेशन है। चलो, तो ये कहाँ थे हम लोग, हाँ, NaNO3 का मोल कितना आएगा, इसका डबल, तो 3.6 इंटू 2, या तो ऐसे लिखो, या इस टर्म में किसी को अगर मेथड से चलना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म आया 3.6/3 मतलब 1.2 जो भी बोलो, इसको प्रोडक्ट जिसके बारे में भी पूछ रहा हो, अगर इसके बारे में पूछता तो ये 1 था तो यहाँ इंटू 1 कर दे, बट यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहा है तो ये 6 इंटू 6, देखो दोनों सेम ही आएगा। ये कितना आएगा 1.2 इंटू 6 कितना होगा, चाहे ये लो 7.2। और ये क्या आया,
ये मोल आया। देखो ये 7.2 जो प्रैक्टिकल डेटा है उससे ज़्यादा है या नहीं, है ना। तो इतना हम सोच रहे हैं कि इतना आना चाहिए, बट इन रियलिटी इतना ही आया है, कम आया है। ठीक है, तो कम आया है, तो कितना परसेंट एक जो है यील्ड मिला हमको, मिलना चाहिए इतना और मिला इतना, तो परसेंटेज निकाल दो। जैसे एग्जाम का जो हमने एग्जाम्पल दिया था, आप पूरा पढ़ के गए, आप अगर 80 मार्क्स जो है श्योर है कि उतना आना चाहिए और आपको आया 60, तो कितना परसेंट आया रियलिटी में? 60/80 इंटू 100। यहाँ भी ऐसा ही है, ये जो आया ये थियोरेटिकल है और रियल में प्रैक्टिकल में इतना मिला। तो ये जो आया ये थियोरेटिकल आया है, यही ना। और ये है जो आया है 6.3, ये क्या है? ये एक्चुअल है। तो परसेंटेज कैसे नहीं फाइंड करेंगे? परसेंटेज यील्ड जो आएगा क्या आता था? एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100, यही था ना। याद है या सब भूल गए? तो एक्चुअल कितना है? 6.3 अपॉन 7.2 इंटू 100, यही होगा ना। इसको हम 63/72 लिख सकते हैं। देखो कितना आता है, ये हो 9 से 7 और ये 8 होगा, यही ना होगा। और ऑप्शन को भी देखते जाओ, ये 4 से गया तो कितना आया? 2 और ये 25, यही ना। तो अब कितना आएगा? ये 2 से ये 12.5। देखो ये कितना आता है? 12.5 इंटू 7। ऑप्शन में देखो ये 84 से तो ज़्यादा ही आएगा, 87 के आसपास, 87.5 है ही एक ऑप्शन। तो ये आएगा 87.5%। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको जल्दी से पॉज करो, राइट डाउन इट। चलो अब हम लोग देखेंगे अगर सीक्वेंस में रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है, अगर सीक्वेंस में रिएक्शन दिया हो और हर रिएक्शन का आपको परसेंटेज दिया हो कि कितना रियल में वो फॉर्म होता है, तो फाइनल जो यील्ड आएगा, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे और फिर परसेंटेज यील्ड कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है फैक्टर लेवल मेथड। तो हेडिंग डालो फैक्टर लेवल मेथड। ठीक है, अब एक कोई हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो a+2b से c बन रहा है, सीक्वेंस में हम ले रहे हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, सीक्वेंस में है ना। फिर ये मान लो 2c है, 2c प्लस d से बन रहा है e, और ये मान लो 3e प्लस ABCDE यूज कर लिया f से बन रहा है मान लो कुछ भी g मान लो। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में है तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर आपको इसका अगर परसेंटेज दिया हो कि ये रिएक्शन जो हो रहा है उसमें परसेंटेज कितना आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो हर स्टेप का अलग अलग होगा। तो फाइनल जो आएगा आंसर उसका वैल्यू अगर निकालना है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट आया उसको अगर डायरेक्टली हम रिएक्टेंट से अगर कंपेयर किए, ठीक है, तो डायरेक्टली हम रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट पर कैसे कोरिलेट करेंगे हम? ये सब तो इंटरमीडिएट है, ये जो आया C बना, यहाँ E बना, ये सब फाइनल क्या था?
G और स्टार्टिंग ये दोनों था, ठीक है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे अभी देखते हैं। फॉर एबव सेक्वेंशियल रिएक्शन, ये जेई वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नीट स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि नीट वाले छोड़ देना इसको, ठीक है। तो ये जो सेक्वेंशियल रिएक्शन है, अब इसमें मान लो आपको अगर सबका अगर परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज यील्ड कितना हो रहा है सबका इंडिविजुअली, जैसे मान लो हम इसका हम लिख ही दे रहे हैं A+2B से ये जो C बन रहा है, और तो इसका दिया हुआ है मान लो परसेंटेज कुछ P%, ठीक है। और इसका मोल भी दिया हुआ है, मान लो इसका मोल है X मोल, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये एक्सेस होगा। तो मतलब ये इसका डेटा दिया हुआ है, मतलब ये फिनिश तो रिएक्शन स्टॉप। तो ये X मोल है, तो बताओ ये कितना फॉर्म होगा, बोलो। अभी हम थ्योरेटिकली चल रहे हैं, इसको भूल जाओ, P% को भूल जाओ, ये P% को अभी भूल जाओ, थ्योरेटिकली अब बताओ, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअल पर। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब ये थ्योरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 से 1 है, सीधा है। या मेथड से चलना है तो उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है तो x/1, और ये लिमिटिंग एजेंट है, तो ये टर्म इंटू 1 तो x ही ना आएगा। तो सीधा सीधा चलो ना, 1 से 1 बन रहा है तो x से x ही बनेगा ना। ये x मोल आया, ये क्या हुआ, ये जो x मोल आया ये है थ्योरेटिकल, ठीक है। अब आते हम नेक्स्ट, यही x मोल मतलब यही C नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन को हम फिर से लिख दे रहे हैं, क्या था 2C प्लस D से बन रहा है E। तो अब बताओ C कितना है, यहाँ जो ये कोफिशिएंट है ये रेशियो बता रहा है कि किस रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि C जो है का मोल है X तो यहाँ डबल कर दिया 2x, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये जो x मोल आया ये आया C का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x मोल आएगा वही यहाँ पर भी हम लिखेंगे, समझ में आया बात। ये तो रेशियो बता रहा है कि किस रेशियो में वो रिएक्शन होगा, बट आपके पास जो गिवन है यहाँ रिएक्शन में अगर x मोल आया है तो ऐसा नहीं कि इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 × x कर दिए, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या था कि किस रेशियो में ये रिएक्शन हो रहा है, बट हमारे पास है कितना x मोल, तो जितना है उतना ही रहेगा। ये इसके बारे में कुछ अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि ये एक्सेस में है। इसका मतलब अगर ये फिनिश तो रिएक्शन स्टॉप। तो ये जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो किस पर डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा पर या जो लिमिटेड है, ऑब्वियसली जो लिमिटेड है, क्योंकि ये फिनिश तो रिएक्शन स्टॉप। इसमें भी मान लो आपको परसेंटेज दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं ये Q%, ठीक है। तो पहले तो बताओ थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए, अभी हम इस डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं, तो कितना आना चाहिए, तो थ्योरेटिकली बताओ। अब Na/A मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं इसको, बट डायरेक्ट ही हम अगर कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर यूज करोगे तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा। 2 से 1 है, रेशियो 2:1 का है ना, तो x से कितना होगा, इसका आधा। या उस मेथड से भी हम चल सकते हैं, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो x/2 Na/A और इनटू इसका कोफिशिएंट 1, तो x/2 × 1 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये आएगा कितना, x/2, ठीक है। अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं P और Q को। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड रिएक्शन 3E से 3 + F से बन रहा है G, यही ना। यहां भी मान लो कुछ
परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कितना परसेंट रिएक्शन हो रहा है, मान लो R% है। अब देखो ये यहाँ फिर से ये 3 दिया हुआ है, इसका मीनिंग अलग है। तो ऐसा नहीं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना E है ये थ्योरेटिकल है अभी, वही रहेगा यहाँ। क्लियर? तो x/2 ठीक है, ये x/2 मोल होगा। तो ये कितना बनेगा, ये थ्योरेटिकली बताओ पहले, ये कितना बनेगा? देखो 3 से 1 यही ना, तो x/2 से कितना, 3 से 1 मतलब ये 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा, इंटू 1/3 x/6, या मेथड से भी आप चल सकते हो Na/A से, 3 से इसको डिवाइड करो और 1 है कोफिशिएंट, 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है। डायरेक्ट भी आ सकता है, x/2 इंटू 1/3, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये आ गया थ्योरेटिकली कितना, x/2 इंटू 1/3, मतलब ये आया फाइनली कितना आया, x/6 मोल जी। बट ये क्या आया है, थ्योरेटिकल आया है, ये थ्योरेटिकल ही ना आया है। तो अभी हमको प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल वो लाना बाकी है, वो प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअल में कितना आया होगा। तो उसके लिए हम लोग ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करेंगे। जेई वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भले बता रहा हूँ, और वैसे भी इसमें कैलकुलेशंस है, मैथ ही है इसमें केमिस्ट्री क्या है ज़्यादा, बताओ। तो ये जो है परसेंटेज, अब इसको यूज करेंगे हम। तो ये तो थ्योरेटिकल बनना चाहिए इतना, बट 100% अगर ये कन्वर्ट हो गया तब ना, बट यहाँ पर 100% नहीं है। मान लो ये 80% होता, पी का वैल्यू कुछ 80% होता, तो इंटू 80% करते हम, 60% होता, तो इंटू 60%, 50% होता, मतलब इंटू 50%, मतलब आधा ही, जितना बनना चाहिए उसका आधा ही बनता। तो यहाँ पर क्या है, P%। तो बताओ ये आया थ्योरेटिकल यील्ड, ये जो आया, तो थ्योरेटिकल यील्ड जो आया आपने को कितना आया, x/6 मोल, यही ना आया, ये आ गया थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड किसका, फाइनल जो प्रोडक्ट है जी, उसको भी मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये आ गया थ्योरेटिकल यील्ड। अब प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअल यील्ड जो होगा वो कितना होगा, एक्चुअल यील्ड जो होगा जी का ही, वो कितना होगा। तो एक्चुअल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो हर स्टेप पर तुमको, हर स्टेप पर हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो आया है ये x में क्या करेंगे हम, P/100, और यही यहाँ पर आता, यहाँ भी इंटू P/100 होता। बट यहाँ पर जो आया, अब यहाँ अगर P/100 हो जाता तो यहाँ इंटू P/100 रहता ही, लेकिन उसके साथ साथ अभी ये इस स्टेप में ये Q/% है, तो ये भी तो आएगा अब Q/100। बुक में सिर्फ फॉर्मूला दे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है क्यों आता है, हम वो सब रीजन भी बता रहे हैं। तो हर स्टेप में जो आ रहा है उसका परसेंटेज यूज करते जाओ। ये एक्चुअल में x मोल नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल है ना। एक्चुअल में कितना आएगा, x इंटू P/100, तो ये x इंटू P/100 हो जाएगा। फिर मतलब इसको हम x इंटू P/100 लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x/2 इंटू P/100, बट उसमें फिर ये q इंटू Q/100 भी करना पड़ेगा। फिर ये टर्म यहाँ आएगा, मतलब x/2 इंटू P/100 इंटू Q/100, फिर ये टर्म लिखेंगे। बट इसमें इसके साथ साथ एक्स्ट्रा, अभी तक 2 स्टेप के बाद हम P/100, 2 स्टेप के बाद अभी P/100 और Q/100 था हमारे पास, वो यहाँ रहेगा, और एक्स्ट्रा उसमें आ जाएगा इंटू R/100। तो फाइनली क्या आया, एक्चुअल यील्ड जो आया ये आएगा x/6 इंटू
क्या क्या आएगा, P/100 इंटू Q/100 इंटू R/100। बोलो सही है नहीं, यही ना होगा, ये एक्चुअल यील्ड वो थ्योरेटिकल यील्ड। तो बताओ परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करें। देखो ये जो आया है ये फाइनल प्रोडक्ट जी का आया है और एक्स टर्म में आया है। एक्स क्या था, स्टार्टिंग जो था रिएक्टेंट उसका मोल था, ये सीक्वेंस में है तो हम डायरेक्टली यहां से इसको फाइंड कर लिया। एग्जाम में आपको इतना टाइम थोड़ी रहता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते गए तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया, आप अगर बुक में देखोगे तो डायरेक्टली लिख दिया है, क्यों आया कैसे आया ये सब चीजें कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, तो हम हर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक, चलो परसेंटेज यील्ड बताओ कितना आएगा। थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, इतना, और एक्चुअल में इतना आया, इतना अपॉन इतना, मतलब एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। तो बताओ क्या आएगा, x/6 इंटू P/100 इंटू Q/100 इंटू R/100 अपॉन x/6, यही ना होगा, x/6 इंटू 100 होगा कि नहीं बोलो। इसमें ये टर्म जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, फाइनली हमारे पास ये टर्म इंटू 100, समझ में आया। तो फाइनली जो आया हमारे पास वो क्या आएगा, P/100 इंटू Q/100 इंटू R/100 और इंटू 100, यह आ गया हमारा परसेंटेज यील्ड। तो क्वेश्चन से हम देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। चलो, इसमें तो पूरा मैथ ही है इसलिए जेई वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पॉज करो, जल्दी से लिखो इसको। चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिख के खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। क्वेश्चन है 9 मोल ऑफ टी and 14 mole of E are allowed to react in closed vessel according to given reaction। रिएक्शन दिया हुआ है, D और E का रिएक्शन है, ठीक है, C और A बन रहा है, और परसेंटेज कितना है यील्ड 80%। फिर C और G ये एक नया रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्ट करके बना रहा है B और F, और इसमें कितना है परसेंटेज यील्ड 50%। अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ 4 मोल ऑफ G इज प्रेजेंट, इफ 4 मोल ऑफ G इज प्रेजेंट इन रिएक्शन वेसल, कैलकुलेट मोल ऑफ B फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब स्टार्टिंग किससे किया गया था, इससे, यही ना, और D और E से स्टार्ट किया गया था, बट G जो है वेसल में पहले से प्रेजेंट था, कितना 4 मोल, लेकिन D और E इससे रिएक्ट ही नहीं करते, G से नहीं रिएक्ट करता है, D और E आपस में रिएक्ट करता है, तो आपस में बनाता है क्या C और A, बट A फिर G से कोई रिएक्शन नहीं करता, C करता है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके B और F बना रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है, तो आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जाम में मैंने पहले बताया लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड नहीं भी दे सकता है, नहीं ही देता है ज़्यादातर, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है 9 मोल और ये 14 मोल, तो बहुत ही आसान है, मोल में ही दे दिया है, मास में दिया नहीं है, मास में देता तो मोल में कन्वर्ट कर दे डायरेक्टली, Na/A NB/B, याद करो, कंपेयर कर लो सीधा। तो ये कितना है 9
तो 9 बाय इसका कोफिशिएंट कितना 3 और ये कितना है 14, तो 14 बाय 4 ये आएगा कितना 3 और ये कितना आएगा ये 7 बाई 2 मतलब 3.5। तो ज़्यादा कौन है ये कम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो है डी, यही है ना, मतलब एल आर इज डी, लिमिटिंग रिएजेंट डी हो गया इस दोनों में। तो कितना सी बनेगा और कितना ए बनेगा, ए से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे ए कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है बी पूछ रहा है, तो हमको ए से कोई मतलब नहीं, ये हमारे लिए साइड प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया। चलो सी की बात करते हैं। तो सी कितना बनेगा ये क्वेश्चन है। तो सी कितना बनेगा मतलब एन सी मोल ऑफ सी कितना बनेगा, ये जो बनेगा थ्योरेटिकली पहले हम बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए, ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये पूरा फिनिश यही ना, और ये टर्म अब इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये टर्म जो हो गया इंपॉर्टेंट हो गया, ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफिशिएंट से 5 से, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 9/3 मतलब कितना 15। अभी तक हमने परसेंटेज यील्ड यूज नहीं किया, मतलब ये जो आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा, ये एक्चुअल नहीं है, ये आएगा थ्योरेटिकल। तो हमको क्या लेना है थ्योरेटिकल या एक्चुअल ये बताओ, क्योंकि हमको फाइनल जो आंसर पूछ रहा है बी कितना बनेगा, वो रियल में कितना बन रहा है एक्चुअल में कितना बनेगा वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब रियल हम लेंगे, एक्चुअल ये तो आया थ्योरेटिकल, एक्चुअल कितना आएगा, तो उसके लिए परसेंटेज दिया है ना 80% बन रहा है, 80% यील्ड है ना, तो इसका 80% कितना होगा, तो एन सी जो होगा ये एक्चुअल बताओ कितना होगा 15 इंटू 80%, 15 इंटू 80% कितना होगा ये 12 होगा, 12 आया मोल। क्लियर। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो ये आ गया C12 एक्चुअल, तो यहाँ 12 हम लिख देंगे, ऐसा नहीं कि 12 इंटू 3 कर देना है, अभी हमने देखा है वो, ये 12 अब फिर से चेक करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि जी एक्सेस में है, जी कितना है 4 मोल, तो चेक कर लो, ये 12 अपॉन इसका कोफिशिएंट सी का, यहाँ 12 लिखेंगे ना 12 मोल, इसका कोफिशिएंट 3 और ये कितना दिया हुआ है 4 मोल, तो 4 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना 5, यही ना होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये वैल्यू 1 से भी कम है, यही ना, इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट ये होगा। इस बार लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, एल आर इज जी, तो रिएक्शन किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से, ये एक्सेस है ये अपना बचा रहेगा। क्या पूछ रहा है बी ना 5 से 6, तो 4 मोल से कितना, डायरेक्ट सीधा कैलकुलेशन है या हम वो मेथड से चलते हैं। अब हमारे लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको क्या करेंगे सीधा 6 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी जो बनेगा बी मोल ऑफ बी, लेकिन ये जो हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल नहीं, वो थ्योरेटिकल आएगा, अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आएगा थ्योरेटिकल आएगा कितना, ये टर्म 4/5 को मल्टीप्लाई करो किससे 6 से, ये कितना आएगा 24/5, यही ना आएगा, ये आया थ्योरेटिकल। बट हमको तो चाहिए एक्चुअल, तो मोल ऑफ बी जो एक्चुअल आएगा वो क्या आएगा, जो एक्चुअल में आएगा वो आएगा, देखो 50% ही है यील्ड, तो जो आना चाहिए जितना उसका 50% ही आएगा, तो ये कितना आएगा 24/5,
5 इंटू 50%, मतलब हाफ। तो इसका हाफ कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 12/5, मतलब ये आ जाएगा कितना? 2.4 मोल। क्लियर? ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया। हमने पहले ही बोला ये थोड़ा जेई वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन पूरा मैथ ही है, देखो। और कोई ऐसा भी डेंजर मैथ नहीं है, नॉर्मल मैथ है। मैथ के स्टूडेंट को अगर ये सब नहीं आएगा तो फिर ठीक है, नीट वाले अगर समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नीट वाले इग्नोर कर देना इसको। चलो वीडियो को पॉज करो, राइट ऑन इट। चलो हम लोग आते हैं अब होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 19, 2 kg 60% प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 is heated to give CaO and CO2। आपके पास क्या है? 2 kg 60% प्योर सैंपल, ठीक है। तो CaCO3 है आपके पास 2 kg, बट वो 100% प्योर नहीं है, कितना? 60% प्योर है। उसको हीट किया गया तो क्या क्या बनेगा उससे? CaO और CO2। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। CO2 जो गैस बनेगा उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट है 12 ग्राम CaCO3 सैंपल ऑन हीटिंग कंप्लीटली decomposes into 5.6 ग्राम CaO and 4.4 ग्राम CO2। ठीक है, यहाँ भी वही है, CO और CO2। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो इस बार ये जो सैंपल है CaCO3 का, उसका परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए।